हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर राजस्थान। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं राजा राम मोहन रॉय का चतुर्थ भाग। इसके 3 भाग मैं प्रश्नोत्तर सहित पहले आपको अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस, और पहला जो भाग था इसका, उसमें इनका संपूर्ण परिचय है, इनकी विचारधारा, इनके कार्य शॉर्ट में। दूसरा जो इनका भाग था उसमें इनके धार्मिक विचार, इनके कार्य, प्रश्नोत्तर साथ साथ मैंने दिए गए हैं उसमें। तीसरा जो था वो है इनके सामाजिक सुधार, सती प्रथा उन्मूलन इत्यादि। और आज आप पढ़ रहे हैं चतुर्थ भाग, जो कि इनके शैक्षिक और आर्थिक सुधार संबंधी जो भी इनके विचार हैं, जो भी इन्होंने इस संबंध में कार्य किए हैं, वो हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। और आज भी जो हम पढ़ेंगे उसमें बीच बीच में मैं क्वेश्चंस आपको बताते जाऊंगी। वैसे भी मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और वीडियो को आप आखिर तक देखिए। बहुत सारी बातें मैं अंत में भी इसमें ऐड करती हूँ। और जैसा कि मैं पुनः आपसे कह रही हूँ कि इसके बाद में, राजा राम मोहन रॉय के बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आपको जिस विषय पर भी वीडियो चाहिए लेटेस्ट जानकारी सहित, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। राजा राम मोहन रॉय, जैसे कि आपने यदि इनके पहले 3 वीडियो देखे होंगे और नहीं भी देखे हैं स्टूडेंट, तो मैंने जो प्रारंभ किया है वह उनका परिचय भी थोड़ा सा देने का प्रयास किया है। समाज को जो व्यक्ति गति देते हैं या समाज में जो बदलाव लाते हैं, समाज में जो महान कार्य करते हैं, ऐसी प्रतिभाओं को ही हम याद करते हैं। और वही हमारे जो थिंकर्स हैं, हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं, जो हम जिनके आदर्शों पर चल सकते हैं, ऐसे हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो हैं, उन्होंने ऐसे समय में कार्य किया जबकि जो हमारा देश था वो मध्ययुगीन जो दलदल थी, मध्ययुगीन जो रूढ़ियाँ थी, उनमें धंसा हुआ था। लोग जो हैं, एक तरफ तो जो मुग़ल काल खत्म हुआ था उसी समय, और मुग़ल कालीन जो भय था एक लोगों में, एक जो हिंदू समाज में जो भय था इतने समय से जो व्याप्त हो रहा था, एक तरफ तो उनकी वजह से हिंदू धर्म की और भी रूढ़ियों में वो फंस रहे थे, दूसरी ओर ईसाई धर्म जो था वो भी उन पर प्रभाव डाल रहा था। और दोनों के बीच में वो अपना जो धर्म था, इस्लाम और ईसाई के बीच में, हिंदू धर्म के मौलिक रूप को भूल चुके थे। और इसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, जो परेशानी सबसे ज़्यादा आ रही थी, वो आ रही थी महिलाओं को। तो इन्होंने भारत में एक सुधारवादी, एक बौद्धिक, एक तार्किक दृष्टिकोण का प्रारंभ किया, और ये पुनर्जागरण के अग्रदूत बने। तो इनके जो विचार हैं, इनके जो कार्य हैं, वो जितने भी आंदोलन हुए हैं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की आंदोलन हुए नहीं है, इनके अलावा और भी काफ़ी सारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चले हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं समाज सुधारों की, उनके विचारकों की, तो सबसे पहला नाम हमारे सामने राजा राम मोहन रॉय का आता है, जिन्होंने अपने विचार और कार्यों से समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके शैक्षिक विचार, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इनके क्या विचार रहे हैं। देखिए, पहले वीडियोस में भी, बल्कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको मिलेंगी राजा राम मोहन रॉय की, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो स्वयं ही कई भाषाओं के विद्वान थे। बंगला इसलिए भाषा उनको आती थी बंगला, क्योंकि वह स्वयं बंगाल के रहने वाले थे। फारसी और अरबी, इन फारसी और अरबी में उस समय पूरा राजकीय काम चलता था, क्योंकि मुग़ल काल में अरबी और फारसी का ही समय था, वही उनकी भाषा थी और वही चला आ रहा था। अंग्रेज काल में भी काफ़ी समय तक वही चला आ रहा था। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, तो वो तो उन्हें सीखनी ही थी, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल में हमारे जो अध्ययन किया जाता था उस समय वो संस्कृत में ही होता था। हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा थी। इस समय जैसी कोई खड़ी बोली या हिंदी प्योर हिंदी नहीं थी, मिक्स भाषा थी, जिसको हिंदुस्तानी भाषा के नाम से प्राय कहा जाता था।
और अंग्रेजी। तो अंग्रेजी सीखना तो उनके लिए आवश्यक था क्योंकि वो अंग्रेजों के जो विचार व्यवहार थे उनसे बड़े प्रभावित थे और उनका जो आगे जो वैज्ञानिक नज़रिया था, जो तार्किक नज़रिया था अंग्रेजों का, उससे राजा राममोहन रॉय बहुत प्रभावित थे। तो वो स्वयं 6 भाषाओं के विद्वान थे और एक अच्छे शिक्षाविद थे और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए स्टूडेंट, जिनको कि हम अब देखते हैं। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, देखिए उन्होंने एक तो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन प्रदान किया था। यानी ये आपको बात अच्छी नहीं लगे शायद कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति उन्होंने क्यों अपनाने की बात कही, क्योंकि तत्कालीन समय में सारा पैसा संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों के लिए खर्च किया जा रहा था। क्योंकि अंग्रेज जो है यहाँ पर, हालांकि वो चाहते तो थे कि हम अपने पैर जमा लें, यहाँ के लोग जो हैं वो हमारी भाषा सीख करके जो निम्न पद है ना उन पर काम करें, लेकिन कुछ हमारे भारतीय भी ये सोच रहे थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा है वो भारत में नहीं आनी चाहिए, और कुछ ये था कि लोगों में इतनी जागृति भी नहीं थी, इसलिए जो सारा पैसा था वो संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों में ही खर्च किया जा रहा था। तो उन्होंने जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट, उनको एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा उन्होंने, और इसका उद्देश्य उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य भारतीयों को सदा अज्ञान के अंधकार में रखता है तो संस्कृत प्रणाली अच्छी है। ऐसा नहीं है उनका कि वो आगे इसमें आएगा कि संस्कृत कोई बुरी नहीं है, लेकिन ज्ञान देखिए आगे बढ़ रहा है, समाज प्रगति कर रहा है, विश्व में वैज्ञानिक प्रणाली आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हमें भारतीयों को भी प्रगति करनी चाहिए और हमें केवल, चलो एक विषय बहुत अच्छी है कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल संस्कृत पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें आधुनिक और उदार शिक्षा प्रणाली द्वारा गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, है ना, ये सब हमें जो वैज्ञानिक शिक्षा है वो भी हमें मिलनी चाहिए। और ये शिक्षा संस्कृत में तो है नहीं। इस शिक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस शिक्षा के लिए हमको अंग्रेजों के यहाँ पर, चूँकि वहाँ पर ये सब शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी, विज्ञान की शिक्षा, विभिन्न विषयों की, जो प्राकृतिक विज्ञान है, तो वो शिक्षा हम भारतीयों को मिलनी चाहिए। अब ये शिक्षा संस्कृत भाषा में नहीं थी, हिंदी भाषा में नहीं थी, अरबी फारसी में नहीं थी, बांग्ला में नहीं थी, ये शिक्षा अंग्रेजी में थी। तो उन्होंने इस विषय को कि ये जो शिक्षा है पाश्चात्य शिक्षा, वो भारतीयों को मिलनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने भारत में ये प्रयास किए कि भारत को भी ये शिक्षा मिलनी चाहिए। वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे। उनका विश्वास था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जन साधारण के लिए व्यवहारिक हो, उपयोगी हो, यानी लोगों के लिए व्यवहारिक हो, उसको जीवन में उतार सकें, वो वैज्ञानिक चिंतन लोगों के अंदर आना चाहिए। हम किसी कुप्रथा को, किसी बात को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं करें कि इसे हमारे पूर्वज मानते आए हैं या हमने ऐसा होता हुआ घर में देखा है। क्यों देखा है, इसके पीछे कोई तर्क तो होगा, कोई भी कारण होता है, कोई कार्य करने का कोई कारण होता है। यदि मध्यकालीन में कोई कुप्रथा बनी है, कोई कुरीतियाँ बनी हैं, कोई परंपरा बनी है, तो उन परंपराओं के पीछे तत्काल में कोई कारण निश्चित रूप से रहा है, लेकिन वो कारण समाप्त हो गया, परंपरा बनी रह गई। इन्होंने कहा कि ऐसी जो अव्यावहारिक ज्ञान है वो हमें छोड़ना चाहिए, और उनका उद्देश्य क्या था कि भारत में यूरोपियन जो विचार हैं और जो मानदंड है वो लाए जाएं और हमारा जो संपर्क है वो पश्चिम से स्थापित हो, यानी हमें आधुनिक जो शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। और इन्होंने आधुनिक शिक्षा भारतीयों को दिलाने के काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। क्या किया इन्होंने, देखिए, एक 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए इन्होंने डेविड हेयर, एक अंग्रेजी जो है शिक्षाविद थे, उनका जो प्रयास थे भारत में कि हिंदू कॉलेज खोला जाए, और जिसमें कि इस तरह का जो अध्ययन है, जो ये चाह रहे थे पाश्चात्य संपर्क हमारा हो जाए, दोनों फ्यूज़न हो दोनों संस्कृतियों का, तो वो ये चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने हिंदू कॉलेज खोलने का समर्थन किया। आगे मैंने हिंदू कॉलेज का काफ़ी विस्तार से भी बताया है इसी वीडियो में। तो राय
जो राय का एक इंग्लिश स्कूल भी था और उस इंग्लिश स्कूल में मैकेनिक्स और वॉल्टेयर के जो दर्शन थे उनको भी पढ़ाया जाता था। और इसके साथ ही उन्होंने जो भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन है उनके प्रति भी पूर्ण सहयोग किया था। ऐसा नहीं है कि उनके रामायण है, गीता है, वेद है, उपनिषद है, उनका अध्ययन नहीं होता था, उनका भी अध्ययन होता था। वो कहते थे कि हमारी प्रणाली भी अच्छी है, लेकिन पाश्चात्य प्रणाली चूंकि वो नए युग की है, वैज्ञानिक युग की है, तो हमें उसको भी अपनाना चाहिए स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि उनका वो केवल पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहते थे, जैसे कि बहुत सारे लोग उनके बारे में इस प्रकार का जो आलोचक होते हैं ना, वो इसी तरह की बातें करते हैं, जो अच्छी बातें हैं वो छुपा लेते हैं। तो उनका मतलब ये नहीं था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली अपनाई जाए तो संस्कृत शिक्षा को छोड़ दें, वेद उपनिषद के अध्ययन को टाल दें, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो वेद और उपनिषद के अध्ययन के लिए वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी 1825 में, है ना। तो वेदांत कॉलेज भी था और हिंदू कॉलेज भी था। अब दो तरह के कॉलेज हो गए, एक तो हिंदू कॉलेज हो गया, दूसरा वेदांत कॉलेज हो गया 1825 में। और इसमें क्या होता था वेदांत कॉलेज में कि जब भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता था। आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने किया था कि एक तरफ हिंदू जो भारतीय शिक्षा थी वो भी हमारी चल रही थी, जो वैदिक शिक्षा थी हमारी, और दूसरी हमारी जो पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान थी वो भी पाठ्यक्रम उसमें पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही आप देखिए कि वो कितने ज़्यादा दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा कि भारत की जो प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है, जो कि इस समय गवर्नमेंट ने अब शिक्षा का अधिकार लागू करा है, वो उन्होंने कितने साल पहले ये बात बता दी। 1772 में इनका जन्म हुआ है, आप 30 साल और एक्स्ट्रा लगा लीजिए, उसके बाद इन्होंने तब ये बातें कही हैं। और स्त्री शिक्षा के भी ये बहुत ज़्यादा समर्थक थे, स्त्रियों के लिए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। हम लोग तो इनके बहुत ऋणी हैं कि इन्होंने एक शुरुआत करी हमारे लिए कि आज हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस दिशा में एक कोई विशेष संस्था की स्थापना नहीं कर पाए थे, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा विकास जो है ये नहीं हुआ था। लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है इन बातों को। तो स्टूडेंट, यदि हम इनके जो शैक्षिक विचार हैं उनके यदि क्वेश्चन आंसर की बात करें, तो पहली चीज़ तो यह है कि इन्होंने कौन कौन से कॉलेजों की स्थापना करी। तो एक तो वेदांत कॉलेज हो गया, दूसरा हिंदू कॉलेज जो है उसमें भी इन्होंने सहयोग प्रदान किया। शिक्षा के संबंध में ये क्या सोचते थे, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हो हमारी शिक्षा प्रणाली, जिसमें दोनों ही हो, भारतीय शिक्षण भी हो और पश्चिमी जो शिक्षण है, जो विज्ञान का शिक्षण है, वो ये चाहते थे कि होना चाहिए, है ना। इसके अलावा ये चाहते थे कि जो पाश्चात्य मानदंड है वो मिलने चाहिए और जो शिक्षा है वो व्यावहारिक हो, उपयोगी और निःशुल्क हो, और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अनिवार्य तो देखिए आज तक भी नहीं है ना। अनिवार्य यह है कि जो शिक्षित नहीं है उसे दंड मिलना चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा तो अभी भी हमारे यहाँ पर नहीं मिल रही है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अनिवार्य शिक्षा का विधेयक होते हुए भी स्टूडेंट, सारे व्यक्ति जो है, मतलब सारे बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो अक्षर ज्ञान है। तो ये हुए इनके शैक्षिक विचार। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इनके आर्थिक विचार। तो आर्थिक विचार में बहुत महत्वपूर्ण विचार इन्होंने दिए हैं आर्थिक विचार में। और ये जो आर्थिक विचार हैं, चूँकि ये स्वयं बंगाल से थे और वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा दमनकारी जो स्थिति थी वो इन्होंने देखी थी, तो इनके बहुत सारी बातें वहाँ से संबंधित ज़्यादा हैं। तो जो जमींदारों की दमनकारी प्रथाएं थी, ठीक है, क्या आपको पता है कि जमींदार और जागीरदार जो हैं वो आम जो जनता थी उनको बहुत परेशान करते थे, ज़बरदस्ती उनसे लगान वसूलते थे, उनसे लूटपाट करते थे, उनके मतलब सामाजिक रूप से भी उन्हें परेशान करते थे, महिलाओं को, बच्चियों को। तो उन्होंने इनकी जो दमनकारी प्रथा थी उनकी निंदा की और न्यूनतम लगान तय करने की मांग की। यानी कि लगान हर साल बढ़ती जाए, लगान तय होनी चाहिए कि इतनी लगान देनी है, ठीक है, जो राजस्व कर था, ठीक है, लगान होती राजस्व कर, तो वो होनी चाहिए। और करमुक्त भूमि और करों के उन्मूलन की भी मांग की कि कर जो है वो खत्म होने चाहिए, कर मुक्त भूमि होनी चाहिए। दूसरी चीज, इन्होंने विदेशों में भारतीय सामानों पर
निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। देखिए कि भारत में जो भारतीय सामान है उन पर निर्यात शुल्क या तो लगे नहीं, निर्यात शुल्क यानी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो नहीं लगे, और क्योंकि वो चीज़ महंगी हो जाती है। वैसे ही देखिए हमारे उस समय तो बड़ा शैशव काल था ना, जो व्यापार चल रहे थे उनकी शुरुआत थी, ऐसी कोई चीज़ें भारत में नहीं बनती थी बहुत ज़्यादा, मतलब पहले बनती थी, अंग्रेजों के आने के बाद में उनका जो है भारतीयों की दृष्टि में ही मूल्य कम हो गया। अभी भी हमें लगता है कि विदेशी चीज़ें तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। तो निर्यात शुल्क में कमी की बात कही। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार जो चले आ रहे हैं बहुत समय से, अंग्रेज मतलब जो कि अंग्रेजों ने विभिन्न राजाओं के समय में जो हासिल कर लिए थे, तो वो समाप्त होने चाहिए। और हालांकि इन्होंने कोई विधिवत आर्थिक सिद्धांत नहीं बताए, फिर भी इन्होंने बहुत सारे आर्थिक सिद्धांत बताए स्टूडेंट, जो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गजब के इनके सिद्धांत हैं। आपको लगेगा कि बहुत पहले राजा राममोहन राय ने इतने अच्छे सिद्धांत कैसे दे दिए। ठीक है, तो हम इनके आर्थिक सिद्धांतों को देखते हैं। काफ़ी सारे इन्होंने आर्थिक सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो आर्थिक सिद्धांत हैं इनके, कि भारत की साधारण जनता, किसानों और मजदूरों की, जो साधारण जनता है, किसान और मजदूरों की जागीरदारों, जमींदारों और शासन के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। यानी जो आम जनता है, किसान और मजदूर हैं, उनकी दोहरी हो रही है। जमींदार जागीरदार भी उन्हें परेशान करते हैं और शासन का शोषण भी सहन करते हैं, वो शासन भी उन्हें परेशान करता है। तो ये एक तो समाप्त होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब ये कैसे समाप्त होगा, ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि लगान की दर तय होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए। नागरिक प्रशासन मतलब जो रोज़मर्रा का जो शासन प्रशासन का काम होता है, उसमें बहुत सारी सैलरीज जाती है, बहुत सारा पैसा उसमें जाता है, बहुत तरीके से बहुत सारा कागज़ निकलते हैं, और पता नहीं कितना पैसा इन सब पर खर्च होता है, मशीनरी पर। और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए। ठीक है, सैनिक व्यय में कैसे कमी होगी, ये आगे आपके लिए इसी में ही आएगा, आर्थिक विचारों में। और सरकार को इस प्रकार से कोशिश करनी चाहिए कि सरकार ज़्यादा कर ना लगाए, क्योंकि ज़्यादा कर लगाएगी तो जनता पर ही तो कर लगाते हैं, जनता ही परेशान होती है उससे, नहीं तो। और तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि देश से धन की निकासी को रोका जाए। कहते हैं ना कि हमारी भारत जो है सोने की चिड़िया था और अंग्रेज जो है इसको लूट कर ले गए, तो धीरे धीरे करके धन हमारे यहाँ से निकलता गया। इसी प्रकार से व्यापार करा उन्होंने यहाँ पर और वो निकलता गया। तो इसीलिए तो राजा राममोहन रॉय ने देखो आर्थिक क्षेत्र में कितनी बड़ी बात कही है कि हमारे जो व्यापार है ना उसका संरक्षण होना चाहिए, और वो तब होगा जबकि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, हमारे सामान को बाहर खरीदा जाए, भारतीय माल की बाहर खपत हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त हों। ठीक है, तो सरकार को आर्थिक विकास के सभी संभव प्रयास करने चाहिए। अब दूसरे जो उनके विचार आते हैं आर्थिक क्षेत्र में ही, तो ये देखिए कितने महत्वपूर्ण विचार हैं। आर्थिक क्षेत्र में इनके विचार बहुत ही अच्छे हैं। आपके एग्जाम में पूरा की पूरा क्वेश्चन इसका आ सकता है आर्थिक विचारों का, या फिर 4-5 पॉइंट इनके जो आ सकते हैं, तो मैंने पॉइंट वाइज ही इसमें दिया है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है, एक प्रवर समिति थी 1833 में, जिसका जिक्र आगे भी आएगा, उसके समक्ष इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी राजा राममोहन रॉय ने। और जो आर्थिक विचार इन्होंने कहे थे स्टूडेंट, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने ये कहा था कि जमीन का जो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया है, वही स्थायी बंदोबस्त किसानों और मजदूरों के साथ भी किया जाए। यानी स्थायी बंदोबस्त है कि लगान तय हो जाए 5 साल की, कि इतनी लगान किसान मजदूरों को देनी है। ये नहीं कि हर साल लगान बढ़ती जाए, हर साल लगान बढ़ेगी तो बेचारे वो कहाँ से देंगे किसान। इतना कभी अतिवृष्टि हो रही है, कभी अकाल पड़ रहा है, कभी कोई महामारी आ रही है, और फिर पहले तो सामाजिक दायित्व भी बहुत थे लोगों के, बच्चे भी बहुत होते थे, शादी में मरण में कितना ही पैसा उनका खर्च होता था, तो उन्हें बड़ी परेशानी आती थी और वो कर्ज के तले दबे रहते थे। तो इसलिए किसानों और मजदूरों के लिए लगान देना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था, और वो भी ज़बरदस्ती, चाहे उनके पास तब पैसा है या नहीं है, ज़बरदस्ती उनसे लगान वसूला जाता था। ठीक है, तो सरकार अपनी मांग कम कर दे। इसके अलावा उन्होंने और राजस्व की क्षति कम करने के लिए और क्या उपाय बताए कि विलासिता की जो सामग्री है, जो ऐसी सामग्री है जो कि केवल पैसे वाले घर ही जिसको यूज़ कर सकें, लग्जरी आइटम्स जिनको हम कहें उस समय के, तो उन पर कर को बढ़ा दिया जाए।
वैसे अभी भी हमारे यहाँ बजट जो बनता है उसमें लग्जरी आइटम्स को का बजट बढ़ा दिया जाता है। और एक इन्होंने जो राजस्व कम करने या राजस्व को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के यूरोपियन कलेक्टरों के स्थान पर निम्न वेतनमान के भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। यानी हमारे भारतीय कलेक्टर बने तो उनको कम वेतनमान देना पड़ेगा, उन्हें भत्ता भी नहीं देना पड़ता। जब दूसरी जगह से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ सर्विस करता है ना तो उसको भत्ता देना पड़ता है, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई भी भत्ता नहीं देना पड़ेगा यदि हम भारतीयों को इसके स्थान पर रखें। इसके अलावा मैंने सैनिक व्यय की अभी बात कही आपसे कि इन्होंने सैनिक व्यय कम करने की बात कही है, तो इन्होंने सैनिक व्यय के रूप में क्या कहा है कि जो स्थायी फोर्स होती है, देखिए लड़ाई हमेशा तो चलती नहीं है, तो जो स्थायी फोर्स है उसकी संख्या कम करके प्रशिक्षित रिजर्व फोर्स रख दी जाए। यानी प्रशिक्षित तो कर दिया जाए फोर्स को, लेकिन रिजर्व में रहनी चाहिए। यानी उस फोर्स को जब आवश्यकता हो उसको काम में ले लिया जाए। हमेशा मतलब ऐसे नहीं कि वो फोर्स काम नहीं कर रही है और उसको पैसा लगातार दिया जाए, ऐसा ना करके रिजर्व में फोर्स को रख दिया जाए। जब आवश्यकता पड़े तो उस सेना को काम में ले लिया जाए। इसके अलावा इन्होंने आर्थिक विकास के लिए और क्या बताया कि आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र व्यापार का समर्थन इन्होंने करा, यानी भारतीय सामान फ्रीली बाहर जा सके। ठीक है, प्रदेशों का सामान तो आता ही था हमारे यहाँ पर, स्वतंत्र व्यापार तो दोनों तरफ से ही होता है, लेकिन उन्होंने कहा भारतीय माल पर से भी जो देश से बाहर जो माल जा रहा है उस पर से शासन द्वारा कर हटा लिया जाए, जिससे विदेशी बाजार में भारतीय माल की अच्छी खपत हो सके। आप देखिए कितनी अच्छे इन्होंने विचार रखे हैं। इसके अलावा धन की निकासी रोकने के लिए इन्होंने एक और उपाय बताया, हालांकि इसका बड़ी आलोचना हुई थी जो ये उपाय बताया था कि यदि यूरोपियन यहाँ रहना चाहें तो वो यहाँ स्थायी निवास करें। मतलब वो रोकना नहीं चाहते थे। अब आप मतलब निकाल रहे होंगे कि उन्होंने तो ये कहा कि यूरोपियन यहाँ रहें, भारत में स्थायी रूप से नहीं। उनका मतलब ये था कि जो यूरोपियन जो रहते तो यहाँ है, सैलरी यहाँ उठाते हैं, पैसे को वहाँ जमा कर देते हैं अपनी बैंकों में, तो अब भारत को क्या मिल रहा है इससे? भारत से तो पैसा निकल गया ना। तो वो यह यूरोपियनों के प्रवेश को प्रोत्साहन नहीं दे रहे थे। वो क्या चाह रहे थे कि भारत से जो धन की निकासी है वो रुक जाए, तो और भारत में जो पैसा है वो औद्योगिकरण के लिए मिल सके, है ना। भारत में रुकेगा, भारत की बैंकों में होगा पैसा, या तभी तो वो हमारे व्यापार में काम आएगा। तो स्टूडेंट आप देखिए कि इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं आर्थिक विकास के लिए। कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने बताई थी वो कि हमारे जो जमींदार हैं और जागीरदार है वो हमारे किसान मजदूरों का शोषण नहीं करें, हमारी जनता का शोषण नहीं करें, उनकी लगान जो है वो स्थायी बंदोबस्त होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि धन की निकासी बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब धन की निकासी रोकने के लिए भारतीय कलेक्टर आए, हमारा सामान बाहर आराम से बिकने जाए, या यूरोपियन यहाँ पर रहें। ठीक है, इसके अलावा नागरिक और जो सैनिक व्यय है उसमें कम हो, नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में। तो नागरिक प्रशासन व्यय में भी ये है कि भारतीयों को कलेक्टर बना दिया जाए, उससे भी कम हो जाएगा। और सेना जो है वो रिजर्व फोर्स रखे, ये भी इन्होंने बात कही। तो ये कुछ बहुत ये कहें कि मूल्यवान पॉइंट इन्होंने बताए जिनसे कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति अच्छी बन सके, भारत से धन की निकासी ज़्यादा नहीं हो और हमारे जो किसान मजदूरों का शोषण है वो भी ज़्यादा नहीं हो। स्टूडेंट, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इनके आर्थिक विचार बहुत ही ये कहें कि आज के समय में भी हम इन बातों पर पूरी तरह से अमल कर सकते हैं। और राजा राममोहन राय का जो आर्थिक और शैक्षिक योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। और मैंने जैसे बताया, यदि हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो जो 2-3 बिंदु मैंने बताए हैं, धन की निकासी या जमींदारों जागीरदारों से शोषण से रक्षा और नागरिक प्रशासन व्यय में कमी, तो ये इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। और आप मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए जिससे कि आपको लास्ट तक सारी जानकारी मिल सके। और मेरे जो चैनल है पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, जिस विषय पर भी आप वीडियो चाह रहे हैं वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं 5th पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।